गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया में हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था कि किस प्रकार भारत में सबसे पहले अरबी वासियों का आक्रमण हुआ होगा, अरब वासियों के आक्रमण के बाद तुर्की आक्रमण हुआ होगा। और दोनों आक्रमणों को हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है महमूद गजनवी के बाद जो है हमें गौरी से पहले, अगर हम इन दोनों से पहले देखें तो कैसे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या परेशानी के कारण जो है भारत में अपना आक्रमण किया होगा, और उन आक्रमणों के बाद भारत में क्या क्या बदलाव आया, और बदलाव के साथ साथ हमने देखा कि भारत को कितना लूटा होगा, कैसे कैसे किसी एक एक व्यक्ति ने जो है लगभग भारत पर 25-25 30 बार आक्रमण करे, और आक्रमण करने के बाद भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे धीरे धीरे खाली करना स्टार्ट कर दिया। ये सभी बातें हमने पढ़ी। उसके बाद देखा कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी जब वापस लौट रहा होगा और उसकी कोई संतान नहीं रही होगी, तो उसने गुलामों को जो है भारत पर राज करने के लिए छोड़ दिया होगा। और गुलामों पर राज करने के साथ साथ हमने देखा कि वहां से हमारा गुलाम वंश स्टार्ट हुआ, और गुलाम वंश के साथ साथ सबसे पहले अगर गुलाम वंश का कोई शासक बना तो जिसे हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा। उसमें हमने आपको ये भी बताया कि ये शासक क्यों था, सुल्तान क्यों नहीं था, और ये सारी बातें हमने आपको अपने पीछे की वीडियो में चर्चा करी। इसके बाद पूरी दिल्ली सल्तनत को हमने पढ़ते हुए आए, और दिल्ली सल्तनत का हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सारी पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कितने राजा हुए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कब कब युद्ध किए, कब कब युद्ध से वो लूट कर लेकर आए, और लूटने के बाद हमने देखा कि किसने बाजार पर कार्य किया, बाजार पर कार्य के साथ साथ कौन व्यक्ति ऐसा था जो एक जो है कोहिनूर हीरा, जो आज भी बहुत ज्यादा विद्वान या प्राचीनतम माना जाता है, सबसे ज्यादा जो है अगर लोकप्रिय बोला जाएगा तो कोहिनूर हीरा बोला जाता है, उसके बारे में कौन कहां से लेकर आया होगा। ये सारी बातें हमने पीछे वीडियो में करी, जिसमें हमने कल ये सारी दिल्ली सल्तनत को खत्म करते हुए हमने पढ़ाने स्टार्ट करा आपको मुगल काल के बारे में। मुगल काल यानी मुगल बादशाहों का काल। बादशाहों का काल का मतलब कि एक ऐसे राजाओं का काल जिन्होंने अपने क्षेत्र को अपने ही देश में नहीं और देशों तक या पूरे दक्षिण भारत से लेके पूर्वी उत्तरी सभी भारत, पूरी भारत की जो है जितने भी आपकी सीमाएं रहा करती होंगी, सब पर अपना धीरे धीरे अधिकार बनाना स्टार्ट कर लिया। इसलिए इन्हें हमने बादशाह कहना स्टार्ट करा। एक बार फिर से बाबर को रिवाइज करते हुए हम देखेंगे, कल बाबर के कुछ पॉइंट्स रह गए थे हमारे, उन पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि बाबर ने क्या क्या कार्य कराए और कौन कौन सी पद्धतियां करी, कहां से उसने युद्ध के तरीके सीखे होंगे। ये सारी बातें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले एक बार निगाह मारें कल वाली चीज पर, तो हमने सबसे पहले आपको बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसकी हमने जो आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद करवा दी थी, गुड़ खा तसले में। गुड़ का मतलब सबसे पहले हमने बोला आपको गुलाम वंश, गुड़ का मतलब हो गया गुलाम वंश, फिर उसके बाद खा का मतलब खिलजी वंश, ता का मतलब तुगलक हो गया आपका, सा का सैयद, और ला से लोधी हो गया, और लास्ट में मे का मतलब मुगल काल चलेगा। और मुगल काल अपने आप में इन सभी वंशों से अलग का वंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वंश है जिसे आज भी अगर बात करें, जो मैंने उज्बेकिस्तान आपको बताया था जहां से बाबर आया था, वहां पे बाबर को एक हीरो की तरह पढ़ाया था, एक लीडर की तरह पढ़ाया था, कि कैसे कि हमारे यहाँ के एक बच्चे ने जो है भारत के पास गया होगा, भारत में उसने ही नहीं उसकी पूरी की पूरी जितनी पीढ़ियां रही हैं उन्होंने भारत पर राज किया है, एक बादशाहों की तरह कार्य किया है, तो उसे हीरो की तरह पढ़ाया जाता है। जहां अगर हम देखें तो यहाँ पर बाबर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर आया था इब्राहिम लोदी को मारने। ये सारी कहानी हमने आपको पीछे की पानीपत की पहले जो प्रथम युद्ध पढ़ाया था उस युद्ध में हमने चर्चा करी। आगे की अगर बात करें तो गुलाम वंश के बारे में हमने कहा था 1206 से 1290 तक चला होगा, और इसके बारे में हमने जितने भी आपके गुलाम रहे होंगे, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक रहे, चाहे गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश रहा हो, या उसकी बेटी रजिया सुल्तान रही हो, कैसे कैसे हिंदू राजा रहे हो या हिंदू से मुसलमान बनने वाले रहे हो, ये सारी बातें हमने इसमें चर्चा करी थी। बलबन के बारे में भी हमने चर्चा करा। इसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश जो बाजार पे सबसे ज्यादा कार्य करने वाला और सबसे छोटा कार्यकाल वाला रहा, क्योंकि 1290 में इसकी जो है खात्मा हुआ होगा, खात्मा होने के बाद मात्र 30 वर्ष तक 1320 तक रहा, सबसे छोटा कार्यकाल रहने वाला। कल इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली थी, बाकी अपने पूरे वीडियो में हमने एक एक वंश को क्लियर कराया है। इसके बाद तुगलक वंश पढ़ा था हमने, 1320 से 1414 तक रहा, ये सबसे बड़ा वंश था तुगलक वंश। इसमें फिरोज शाह तुगलक रहे, गयासुद्दीन काजी बेग तुगलक रहे, या मोहम्मद बिन तुगलक इसका बेटा रहा, जिसे हमने उलुग खां के नाम से भी, जूना खां के नाम से भी जानते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये देखा उसी में ही कि किस प्रकार उसने बहुत पढ़े लिखे होने के साथ साथ बहुत सफल योजनाएं चलाने का कार्य किया होगा, मगर वो सफल योजनाएं भी उसकी विफल हो गई उसके भाग्य के अनुसार। आगे की बात करें, तुगलक वंश के बारे में चर्चा कर लेती। फिर सैयद वंश हमने देखा कि किस प्रकार जो है सैयद वंश बना होगा, कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खिजर खां जिसने किसी विदेशी आक्रमणकारी की मदद की होगी, और मदद करने के बाद वो तो यहाँ पे भारत को लूटकर दिल्ली को लूटकर चला गया, और लूटने के बाद दिल्ली सल्तनत पे सैयद वंश को बैठा दिया होगा। एक बात और बनती है, ये बात मुझसे पूछी भी गई थी कमेंट बॉक्स में, कि जो है कि सर ये बताइए कि आपने ये नहीं बताया कि सैयद वंश में जब ये आया होगा तो उस समय तुगलक वंश वाले चल रहे थे, तो खिजर खां कैसे सुल्तान बन गया, तुगलक वंश का खात्मा कैसे नहीं हुआ।
तो मैं आपको बताऊं, ये आप पीछे वीडियो में एक बार फिर से रिकैप करेंगे और उसमें देखेंगे मैंने बताया था आपको, जब वो आक्रमणकारी आया तो उस आक्रमणकारी ने क्या करा, इसके जो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक के बारे में हम इतिहास आपको पढ़ा रहे थे उस समय, उसके तीनों बेटों को जो है काट, उसकी गर्दन काट कर जो है दिल्ली में जो एक बहुत बड़ा दरवाजा हुआ करता था उस पर टांग दी थी। तो वो तो अपने आप में ही ना वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़े के साथ साथ अपने बेटों के गम में हो गया, जिसकी वजह से सैयद वंश को जो है आसानी से मौका मिल गया दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभालने का। ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। पीछे एक बार जो है वीडियो को देखें और देखने के बाद सारी कहानियों को एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दें। लोधी वंश पढ़ाया था, बहलोल लोधी के बारे में पढ़ाया मैंने आपको। बहलोल लोधी पढ़ाया, कितना समझदार था, इसने क्या करा, अफगानी मुसलमानों को यानी अफगानी पठानों को लेकर आया अफगानिस्तान से, और उन पठानों को कितना बड़ा उसने जो है धीरे 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 अपने ही लायकियत में रखा होगा, ना कि एक नौकर की तरह रखा होगा। बहलोल लोधी के बारे में चर्चा करते हुए हमने कहा, अंतिम शासक भी बता दिया उसका हमने, जिसे इब्राहिम लोधी कहा गया, जिस जो 1526 तक बैठा रहा होगा, और 1526 में एक कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क आया होगा इस इब्राहिम लोधी को जो है खत्म करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क के बारे में भी कल हमने आपको चर्चा करी थी, कैसे कैसे कि इसके ही जो है चाचा ने और पंजाब के सूबेदार ने, दोनों ने जो है इसे कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क बाबर को बुलाया होगा। और बाबर के बारे में हमने चर्चा करी थी कि बाबर जो है तैमूर का, यानी तुर्की जो तैमूर था उसका जो है वंशज रहा होगा, इतना बड़ा आक्रमणकारी रहा होगा, लोगों को मारने पीटने का इसका काम रहा होगा। ठीक, तो बाबर आया होगा, बाबर ने जाके 1526 में इब्राहिम लोधी को मारा। मारने के बाद जब बाबर बैठेगा, बाबर अपना मुगल वंश चलाएगा, और मुगल सल्तनत जब चलेगी तो ये 1526 से 1857 तक चलेगी। अंतिम मुगल शासक के बारे में चर्चा करते रहेंगे हम, जिसका नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय होगा। ठीक, उसके बारे में बताएंगे उसकी मृत्यु किस प्रकार हुई। आगे की चर्चा करें, कल हमने क्या पढ़ा, मुगल काल में हमें इन 6 राजाओं के बारे में सबसे ज्यादा विशेष रूप से देखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इन 6 राजाओं ने भारत में बहुत ज्यादा कार्य किया है। इन्होंने बहुत ज्यादा इमारतें भी बनवाई है। इमारतों के साथ साथ अगर बात करें तो इन्होंने ही बहुत ज्यादा युद्ध लड़े, युद्ध के साथ साथ कैसे कैसे इन्होंने कर लगाए होंगे, सारी चीजों पर चर्चा होगी। आगे की बात करें, ठीक, अगर देखें ना तो ये पूरी मुगल सल्तनत में आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कितने लोगों के मकबरे, मकबरे का मतलब है जब मृत्यु हो गई होगी तो मृत्यु के बाद जो दफनाया गया होगा, कितने लोगों को मुगल काल में से, मुगल बादशाहों में से कितने लोगों के मकबरे भारत से बाहर है। तो भारत से बाहर अगर आपसे पूछ ले तो वो 3 लोगों के मकबरे हैं। आज उस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, मैंने बताया भाजिशा करके आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लेनी है, जैसे हमने गुड़खा तस्ले में याद करा था। भाजिशा का मतलब सबसे पहले बाबर आएगा आपका, बाबर के बाद अगर बात करें तो हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी हैं। केवल रिकैप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हमें ना इस बंदे के बारे में ना वो चीजें पढ़नी है जो कल के लेक्चर में रह गई थी। तो कल के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजें रिवाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ रहा होगा। बाबर के बारे में कल हमने आपको बताया था कि बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी के दिन हुआ था। 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक, 14 फरवरी 1483 को जो है इसका जन्म हुआ था। आप इस तरीके से मान लें वैलेंटाइन डे हो गया आपका। चलिए, इसका जन्म हुआ था। जन्म की अगर बात करें तो बाबर के बारे में हम बताते हैं। बाबर का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ये चीन के आसपास का इलाका है। ठीक, चीन के आसपास का इलाका है और वहीं पड़ता था फरगना। इसके पिताजी फरगना के थे। फरगना के जो है एक तरीके से शासक बने हुए थे वो। ठीक, फरगना के शासक थे। अगर बात करें, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मैंने आपको बताया था। इसके माँ का नाम याद करें तो कुतलुग निगार खानम था। ये चंगेज खां की वंशज थी। और पिताजी कहाँ के थे मैं बताऊं, वो आपको तैमूर के थे। आपको ये ध्यान रखना, पिता तैमूर के थे, ये चंगेज खां के थे। तो दोनों ही इतने आक्रमणकारी थे, दोनों ने ही भारत की तरफ को पहले भी रुख बनाया था और भारत को लूटने की कोशिश भी की थी। ये बात हमने पीछे पढ़ी भी है, खूब पढ़ी हमने इस बात को। ठीक, कुतलुग निगार खानम हो गई। पिता के नाम के बारे में बात करें तो पिता का नाम मिर्जा था। आपको लिखा हुआ है, मैंने बताया था मिर्जा था। ये तैमूर के वंशज थे, फरगना के शासक रहे होंगे। ठीक, जब ये 12 वर्ष का आया होगा ना बाबर, जब बाबर 12 वर्ष का हुआ होगा तो 12 वर्ष की उम्र के समय ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। और पिता की मृत्यु होने के बाद ये जो है 14 वर्ष की उम्र तक इसने जो है पहला युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ गया होगा। तो 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा है और 14 वर्ष में पहला इसने जो है अपना क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से आगे आक्रमण करना स्टार्ट किया होगा। सबसे पहले अगर आक्रमण की बात करें तो 14 वर्ष की आयु में समरकंद पे आक्रमण किया। आक्रमण करके समरकंद को जीता। ये वहां पे भी लड़ता था तो जीतता था उस समय भी। तो समरकंद को तो जीताया, मगर हुआ क्या, जब तक ये समरकंद जीत के आया तो फरगना पे कोई और आकर बैठ गया। अब इसने फरगना जीता तो समरकंद पे कोई बैठ गया। तो इस तरीके से 3 बार ये खेल चलता रहा। और जब तीसरी बार जो समरकंद हारा होगा तो इसने सोचा कि क्यों ना अब जो है मैं इसे छोड़ दूं। अगर क्यों, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होगा, अभी तो मैं जीत रहा हूं ना, तो कोई ना कोई मौका पाकर मेरी हत्या कर देगा। तो इसने सोचा कि मैं वहां का इलाका छोड़ के किसी ऐसे इलाके में जाके बस जाऊं जिससे कि भविष्य में जो है मेरी जो आगे जो सल्तनत होगी वो बढ़ती चली जाए, ना कि मुझे कोई परेशानी हो। तब ये सबसे पहले जो वर्तमान पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, जो पहले भारत के हिस्सा हुआ करते थे, उस क्षेत्र में आना स्टार्ट करेगा और अपने चाचा की मदद से आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना, इसके चाचा ने इसकी मदद करी है।
1519 में जाके ये भारत की तरफ को बढ़ेगा। भारत में आके ना सबसे पहला आक्रमण करेगा यूसुफजई जाति पर, और सबसे पहला जब आक्रमण करेगा तो इसी युद्ध में इसने जो है तोपों का उपयोग करा है। तो सबसे पहला युद्ध अगर तोपों के बारे में पूछे, देखिए तोपों का योग इसने जो है पानीपत की लड़ाई में भी किया है, अन्य युद्धों में भी किया है। ठीक, तोपों के साथ साथ बहुत सारी युद्ध पद्धतियां थी जो सीखता था। मैंने आपसे कहा था ये कहीं से हार भी आता था ना, तो हारने के बाद भी ये देखा करता था कि सामने वाले राजा ने कौन सी जो है पद्धति से जो है मेरी सेना को हराया होगा। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी। आगे की बात करें अगर, यूसुफजई जाति पे कराया 1519 में कराया, ठीक है। वहां पर जाके जब करा होगा तो बाजौर नाम का क्षेत्र होगा, वहां पे बाजौर नाम का क्षेत्र जीता होगा और वहीं पर भीरा का किला जीत लिया है इसने। ठीक, भीरा का किला सबसे पहले किसने जीता है? बाबर ने जीता है। बाजौर का क्षेत्र कहाँ पे आता है? जो किनके समय के मतलब जो है किनके अंडर में था? यूसुफजई जाति के अंडर में था। यहाँ पे तोपों का उपयोग किया, अभी मैंने आपको बताया। आत्मकथा इसने लिखी है तुझो के बाबरी, और इस आत्मकथा में इसने लिखा है कि मुझे जो है मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। बट हुआ क्या था, तुझो के बाबरी किसी ने पढ़ी नहीं थी, तुर्की भाषा में थी ये। तो बाद में इसका पोता अकबर जाके पढ़वा मतलब जो है इस तुर्की भाषा का अनुवाद कराएगा फारसी भाषा में। और फारसी भाषा में जो अनुवाद करने वाले हैं उनके बारे में कभी कभी आपसे पूछे तो आप बताएंगे अब्दुल रहीम खान खाना ने करा है फारसी अनुवाद। ठीक, किसने करा है? अकबर ने। जब उसे पढ़ा होगा इन्होंने, अकबर ने फारसी भाषा में तो पढ़ी होगी इनकी ये जो इनकी आत्मकथा थी, तब उसने देखा कि इनके दादाजी का एक सपना था कि उन्हें मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। इसलिए क्या करा उन्होंने ना, जब इसका जो बाबर जब मृत्यु हो जाएगी, अभी मृत्यु की बात करेंगे, तो इसे आराम बाग में ना आगरा में दफनाया गया था। आराम बाग का एक नाम और है, आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे नूर अफगान करके नाम है। नूर अफगान में दफनाया गया है या आराम बाग में, दोनों एक ही नाम है। ठीक, वहां पे इन्हें दफनाया गया था। तो वहां से इनकी जो है जो भी हड्डियां निकली होंगी जब तक अब पोते के समय में जाके, तो उन हड्डियों को निकाल के जो है फिर काबुल में जाके दफनाया गया, जिसे हमने बाग ए बाबर बोला। तो आज अगर वर्तमान में देखें तो इसकी जो है एक आपको ये भी याद हो गया कि इसका मकबरा वर्तमान में कहाँ है? बाग ए बाबर है, काबुल में है। ये बात आपको अब याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा तुझो के बाबरी है, इसी के द्वारा लिखी हुई आत्मकथा हो गई। तुर्की भाषा में लिखी हुई है, फारसी अनुवाद अकबर ने कराया है, और अकबर ने जो कराया है किससे कराया है? अब्दुल रहीम खान खाना से कराया है। ठीक, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। किससे हुआ होगा? इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ होगा। और युद्ध में क्या हुआ होगा? ये जीता। जीतने के बाद इसने वहां पे कौन सी तुगलका युद्ध पद्धति का उपयोग करा है, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे किस प्रकार होती है। इसके बाद मैंने कहा इसके जो तोपची थे, मैंने कहा था अभी तोपों का उपयोग इसमें भी हुआ, इससे पहले वाले में भी हुआ। तोपची जो थे अली और मुस्तफा दोनों लोग थे। और हमने कहा मार्च 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा है। खानवा का युद्ध किससे हुआ? राणा सांगा के साथ में हुआ है। अब राणा सांगा से जब युद्ध हुआ होगा खानवा का युद्ध, सबसे पहले आप इस बात के ध्यान रखेंगे खानवा युद्ध। इन्हें मालूम था कि राणा सांगा जो है बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत हिंदूशाही कट्टर राजा है। तो ये पहला युद्ध ऐसा था जो क्या हुआ था, एक तरीके से इस्लाम का जो है नारा दिया गया था, इसमें जिहाद के ऊपर लड़ा गया था। तो खानवा के युद्ध के बारे में आप ये भी ध्यान रखना कि कौन सा युद्ध जिहाद के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे खानवा का युद्ध माना जाता है। राणा सांगा की मदद करने भी आए होंगे। राणा सांगा की मदद कौन करने आए? मैदिनी राय आए थे, मदद की थी। मगर क्या हुआ, मैदिनी राय थे और इनके साथ में कल एक स्टोरी और बताई थी शैलादित्य की। ये 6000 की सेना लेकर राणा सांगा के साथ इन्हें युद्ध लड़ना था। राणा सांगा के साथ हो जाते ही तब जाके बाबर से युद्ध लड़ते। मगर हुआ क्या, ये बाबर के साथ हो गए। इन्होंने जो है वहां पे गद्दारी कर दी और गद्दारी करने से राणा सांगा टूट गए और टूटने के बाद राणा सांगा वहां से हार गए। और हारने के बाद जो है क्या हुआ, इनकी मृत्यु वहां नहीं हुई है। मृत्यु क्या हुई है, इन्हें किसी ने ही, इन्हीं के खास व्यक्ति ने बाद में जहर देके मार दिया है। उनकी बात आगे करेंगे। राणा सांगा प्लस मैदिनी राय। तो आपसे पूछा जा सकता है खानवा का युद्ध या जिहाद का युद्ध कौन सा है, तो आप बता देंगे ये कौन सा 1527 का जो मार्च में लड़ा गया। ये राणा सांगा की मदद किसने की है? मैदिनी राय ने की है। किसने गद्दारी की है? शैलादित्य ने की है। ये कहानी आपको अभी तक पता थी या नहीं थी, मगर इतनी डिटेल में आपको जो बार बार एक चीज को जोड़ रहे हैं, इससे पहले जुड़ी नहीं थी, अब आपको जुड़ रही है तो आपको लग रहा है कि हमें याद हो रही है। आगे अगर बात करें तो इसी युद्ध में जाके इसने अपने आप को गाजी बोला है। ठीक है, इसने अपने आप को गाजी बोला है। ठीक, इससे पहले भी अपने एक गाजी देखा था। आगे बात करेंगे। देखिए अब मेदिनी राय ने मदद करी है, तो इसलिए इसने 1527 में ये युद्ध जीतने के बाद 1528 में मेदिनी राय के साथ में युद्ध लड़ा है। और मेदिनी राय हार गए होंगे, मेदिनी राय की भी मदद की है, वो मैंने बताया था शेरशाह सूरी ने मदद की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ शेरशाह सूरी की मदद करने से। ठीक, मेदिनी राय हार गए और हारने के बाद क्या हुआ, बाबर इनकी 2 बेटियों को ले गया, सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ है। चंदेरी का युद्ध मैंने बता दिया था किसी एक राजा के साथ नहीं था, बंगाल और बिहार के आसपास के राज्यों को हड़पने के बेसिस ने युद्ध किया था। और ये वो युद्ध था जिसमें जल और थल दोनों ही तरीके का युद्ध माना जाता है, पानी पे लड़ने वाला भी और जमीन पे लड़ने वाला युद्ध बोला गया। ठीक है, बाबर और मैदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध बता दिया था हमने आपको। चलिए, मैदिनी राय का ये बात हो गई, चंदेरी का युद्ध हो गया, इसके अंतिम युद्ध के बारे में भी सारी बातें हो गई। आज हम आगे की बात करते हैं।
इसे रफ कर देते हैं और रफ करने के बाद देखें कि इसने आगे कौन कौन से और ज्यादा कार्य किए होंगे। देखिए हमने क्या क्या याद कर लिया, एक बार फिर से अगर हम समझें तो हमने एक बात और याद कर ली कि मुगल जो काल चला है पूरा, उस मुगल काल में जो मकबरे बने हुए हैं तो 3 लोगों के मकबरे भारत से बाहर बने हुए हैं। ठीक है, तो एक मकबरा हमने ये पढ़ लिया और देखो बाबर का पढ़ लिया, और एक और मैं अभी आपको चलते चलते बहुत तेजी से बता दूं जो अभी याद हो जाएगा कि मैंने कल भी बोला था आपको कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे, जो अंतिम मुगल जो है सम्राट रहे होंगे या राजा रहे होंगे, बादशाह रहे होंगे, तो उन्हें जो है अंग्रेजों ने उनके 1857 में लाल किले को हड़प लिया था। जो लाल किले पे वो बैठा करते थे या उनका रहने का स्थान था लाल किले का, तो लाल किले को जब हड़प लिया होगा, खाली कराया होगा, तो उन्हें ना रंगून जेल में बंद कर दिया। और रंगून जेल में बंद करने के बाद अगर बात करें तो वहीं पे उनकी मृत्यु हुई है, तो वहीं पे उनका जो है मकबरा बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय ने जो है कि दिल्ली में ना जो लाल किला है, लाल किला में ही जो है अपनी कब्र पहले से खुदवा रखी थी। उनका मन था कि जो है मैं दिल्ली में अपने यहाँ जहाँ पे सल्तनत में बैठा हुआ हूँ वहीं पे उनकी जो है मकबरा बनाया जाए, डेड बॉडी दफनाई जाए, मगर हुआ क्या, ये भी उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। अंत में जाके अंतिम मुगल जो सम्राट थे बहुत बेरहमी से मारे गए अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये तड़प तड़प के मरे हैं, इनके बेटों की जो है गर्दन काट काट के इनके सामने रंगून की जेल में प्रस्तुत कर दी जाती थी, जिसकी वजह से बेटे और पोतों की जो है गर्दनों को देख के ये तड़पते रहा करते। अब सबसे पहले राजधानियों की बात होता है। देखिए राजधानी बहुत पूछी जाती है आपसे। अगर राजधानी की मैं बात करूं तो मुझे पूछेगा कि मुगल जो सम्राट है उनका राजधानी का कलाक्रम मतलब जो है एकदम कालाक्रम पूछेगा कब कब हुई। तो सबसे पहली अगर राजधानी की बात करें, आगरा थी इनकी, पहली राजधानी इनकी आगरा थी। फिर आगरा से हुई किसकी? फतेहपुर सीकरी। चलिए मैं आपको बात करूं, मुगल सल्तनत की बात चल रही है हमारी, मुगल काल की बात चल रही है, मुगल काल। और इसमें भी हमने पहला पॉइंट हमने जो पढ़ना स्टार्ट करा वो क्या पढ़ना स्टार्ट करा? राजधानी पढ़ना स्टार्ट करा, राजधानी। चलिए राजधानी की बात करें तो राजधानी में पहली राजधानी आपको मैंने बताई आगरा। फिर क्या करा इन्होंने कि आगरा से चले गए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी आगरा के ही पास में है, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल अलग बसा लिया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर और सीकरी इनके ना जो एक तरफ तो शासन किया करते थे और एक जगह एक तरफ रहने का स्थान था फतेहपुर सीकरी। अगर बात करें घूमे अगर आप तो वहीं पे देखने को मिलेगा आपको कि जो है बहुत बड़े, हमने एक वजीर के नाम सुना है एक तरीके से हम कहते हैं, जिनकी कहानियां पढ़ते हैं, बादशाह अकबर के साथ में हमेशा रहने वाले व्यक्ति, क्या नाम, जिनका आप बचपन का नाम महेश भी बोलते हैं, आपको नाम ध्यान आ रहा होगा शायद। तो उनका भी किला वहीं बना हुआ है, इनके उनके साथ साथ अगर हम कहें जोधाबाई का भी बना हुआ है, इस तरीके से, जिसे हम बीरबल कहते हैं। ठीक, आप ध्यान रखेंगे। तो पहला आगरा लेके गए, फिर फतेहपुर सीकरी लेके गए। ठीक, फतेहपुर सीकरी से फिर लाहौर आ गए, फिर लाहौर से अगर बात करें फिर आगरा चले जाएंगे। तो इस तरीके से याद करेंगे, देखो पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर मैंने कहा लाहौर, लाहौर, और लाहौर के बाद फिर चौथे नंबर पे फिर कहाँ आ गए? लौट के फिर आगरा आ गए। क्यों क्रम पूछा जाता है ये ना, जब बड़े बड़े आप यूपीएससी वगैरह के इस तरीके के एग्जाम दोगे तो उनमें ना इनके क्रमों के बारे में ही बात करेंगे। और उसके बाद जब आगरा से लास्ट में आके शाहजहांबाद जो बसाया था दिल्ली, तो वहां पहुंच गए शाहजहांबाद, शाहजहां बात करके हम कह देते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने जो है अंतिम अपनी राजधानी बनाई होगी, शाहजहांबाद, शाहजहांबाद ये बनाई होगी, शाहजहांबाद। ये क्लियर हो गई। कभी कभी इनके टाइम पीरियड पूछे तो मैं आपको टाइम पीरियड भी बता दूं। देखिए राजधानियां कैसे थी, अब देखो 1526 से लेके 1540 तक तो हमने वहीं बाबर ओबर की तरफ को बढ़ते रहे, तो 1526 से 1540 तक पहले एक राजधानी रही। फिर बाद में क्या हुआ ना, हुमायूं जब आएगा, इसका बेटा आएगा, तो उससे वो लुढ़कता फुड़कता फकीर के बारे में भी बोलते हैं इस तरीके से। वो कभी ना जब शेरशाह सूरी से लड़ा तो लड़ने के बाद कई बार उसे भारत छोड़ के भागना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में जब शेरशाह सूरी आया होगा तो उसने अपनी राजधानी बदल दिया होंगी। तो राजधानी बदली, तो उसके बाद इनके पास फिर 1555 में समय मिला, तो 1555 तक 71 तक कोई रही होगी, फिर वहां से इन्होंने ट्रांसफर करी, 1598 से 1648 तक इनकी आगरा रही। तो आगरा इनकी 3 बार राजधानी रही है, आगरा इनकी 3 बार रही है। आगरा के बारे में अगर बात करें तो पहली 1526 से 1540, दूसरी बात करें आगरा फिर दोबारा बनी जब इनकी, तो 1555 से 71 तक। फिर अगर ऐसी बात करेंगे तो 1598 से 1648 तक। उसके बाद फतेहपुर सीकरी आ जाएगी, 1571 में बनी है फतेहपुर सीकरी इनकी, तो 1571 से लेके अगर 1585 तक रहेगी। फिर लाहौर की बात करें तो लाहौर बनेगी आपकी जगह 1586 से लेके 1598 तक की। और इसकी ऐसी बात करें, इसके बाद शाहजहानाबाद आ जाएगी, और शाहजहानाबाद रहेगी लास्ट तक, यानी दिल्ली जो रहेगी आपकी वो आपके 1857 की क्रांति तक राजधानी रहेंगी। आप ये बात ध्यान रखेंगे। आगे की बात करें, देखिए मैंने आपको कहा था तोपों का उपयोग किया था इसने,
तो आपसे कभी कभी पूछ लेता तोप खड़ा करने की जो पद्धति थी वो कौन सी थी, तो तोपें जो खड़ी की जाती थी वो कौन सी पद्धति से खड़ी की जाती थी, वो थी उस्मानी पद्धति। कौन सी थी? उस्मानी पद्धति से थी। तोपों को खड़ा करने का जो था वो क्या था? उस्मानी पद्धति थी, उस्मानी पद्धति। एक बात मुद्रा भी पूछी जाती है कि मुगल काल में बाबर के समय में कौन कौन सी मुद्राएं थी। तो मुद्रा में अगर बात करें, रुपया था आपका, टका भी था, दाम भी था। रुपया, टका, दाम, ये तीनों बाबर के समय में ही था। रुपया, ठीक है, टका और दाम। आपको ये ध्यान रखना है मुगल में कौन सी मुद्राएं आई। तो मुगलों में चलने वाली जो मुद्राएं आ गई, रुपया भी था, टका भी था और दाम भी था। ठीक है। उस्मानी पद्धति से तोपों को खड़ा किया जाता था। मैंने कई बार आपसे कहा कि ये ना जब युद्ध लड़ा करता था तो सीखा करता था सबसे। पानीपत की पहली लड़ाई कल 1526 के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है। जब वहां से ये पानीपत की पहली लड़ाई अब जीता होगा तो मैंने आपसे कहा कि वहां के जो लोग बाग थे उन्हें बहुत खुश करना चाहा इसने। ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि तमाम मुद्राएं वगैरह दी, मुद्राओं के साथ साथ मालाएं दी जो लूट लूट के लेकर आया था। इसीलिए तो जो है वो बाबर को पसंद करने लगे, बोले कितना बढ़िया है, और लोग तो लूट के ले जाते हैं, ये लूटा हुआ और हमारे पास आके बांट रहा है। इस तरीके से मुगल काल में ना धीरे धीरे इन्होंने अपने बाबर ने ही पकड़ बनाना स्टार्ट कर दी थी। अगर बात करें तो बाबर ने ना क्या करा था, काबुल में भी करा था काम। भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं अब यहाँ पे। पानीपत की जब प्रथम लड़ाई हुई थी तो उसके बाद अब बात हो रही है किसकी? काबुल। तो काबुल के हर एक निवासी को खुश होकर एक चांदी का सिक्का दिया था इसने। ठीक है। चांदी का सिक्का दिया था, इस वजह से कलंदर भी कहते हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से याद करेंगे। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बता दूं, चांदी का सिक्का काबुल निवासियों को दिया था, ना कि भारत के निवासियों को। भारत के निवासियों को चांदी का सिक्का नहीं दिया है, काबुल वालों को क्या दिया है? चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का देने के कारण इसे कलंदर बोला गया। तो आपसे पूछा जाएगा कलंदर कौन है, तो कलंदर के बारे में आप बता देंगे। कलंदर कौन व्यक्ति है? आप बाबुल को जोड़ देंगे। कलंदर क्यों कहा गया? चांदी का सिक्का काबुल वासियों को देने में। एक बात और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध जीतने के बाद जो है चांदी का सिक्का इसने बांटा है। तो चांदी का सिक्का बांटा है इसने कौन से वाले में? आप बता देंगे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जब जीता होगा तब खुश होकर बांटा होगा। एक बात, युद्ध शिक्षाएं ली इसने, हारने पर ली, जीतने पर भी ली, कई बार बोल दिया। तो कौन सी युद्ध शिक्षा कहां से ली है, ये पूछा जाता है आपसे, यूपीएससी पूछती है। अगर आप बात करें तुगलक का युद्ध प्रणाली ली इसने, तो वो ली थी उज्बेकों से सीखी थी। तो मैं आपको युद्ध शिक्षाओं के बारे में बोल दूं, कुछ मैं बता दूं आपको। युद्ध शिक्षा, जैसे कि पहली वाली मैंने आपसे कहा, तुगलका युद्ध प्रणाली कहां से ली है इसने? ये उज्बेकिस्तान से सीखी है, उज्बेकिस्तान। और यहीं का था ये भी बताया था मैंने आपको। और इसे वहां का हीरो बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत आया और भारत में आके इसकी पीढ़ियों ने राज किया है बहुत बढ़िया करके। उज्बेकिस्तान से सीखी, या आप ऐसा बोल सकते हैं उज्बेकों से सीखी, ऐसा क्या बोल सकते हैं। बंदूकों का प्रयोग भी हुआ है इसके समय में। तो बंदूकों का प्रयोग कहां से सीखा है? वो थी ईरानी प्रणाली से सीखा है। तो आप दूसरा ध्यान रखेंगे, बंदूकों का उपयोग, बंदूकों का उपयोग वो कैसे सीखा है? ईरानी प्रणाली। ये बात भी आपको याद कर लेनी है, पेपर में पूछता है, राजधानियां भी पूछेगा, ये भी पूछेगा आपको। नोट्स बना लें और नोट्स बनाने के साथ साथ याद कर लें। आगे बात भाई, घुड़सवारी। घुड़सवारी तो हम देखो पीछे से अगर सीखते आए तो हमने अरबी घोड़े खूब बोला, घुड़सवारी। ठीक है। अरबी तो थे ही थे, घुड़सवारी जो सीखी इसने सीखी तुर्कों से। तुर्कों के पास भी बहुत अच्छे अच्छे नस्ल के घोड़े हुआ करते थे, युद्ध करते थे। तुर्की तो लूटने के काम में आया करते थे उस समय, हमने देखा खूब भारत में आके लूटा इन्होंने एकदम, उन्होंने भी। और इसके साथ साथ हम बात करें कि युद्ध में व्यू रचना हुआ करती है कि कैसे कैसे सेना को जो है आपको व्यू रचना बनानी होगी। तो वो सीखी थे मंगोलों से यानी अफगानियों से। मंगोल अफगान से जो सीखिए क्या? युद्ध में व्यू रचना। तो युद्ध में व्यू रचना करके आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे युद्ध में व्यू रचना ये किससे सीखी है? तो ये व्यू रचना की अगर बात करें तो मैंने बता दिया मंगोलों से सीखी है रचना, मंगोलों से। या अफगानी करके पेपर में आ जाए तो अफगानी ध्यान रखना, अफगानियों से। ठीक, जो मंगोली अफगानी थे उनसे सीखी है। एक बात यहां तक पेपर में बनता है।
इसी के समय में ना सड़कों को नापने के लिए भी जो है एक यूनिट बनाई गई, जैसे गज ए बाबरी बोला गया। तो गज ए बाबरी आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने सड़क नापने की कौन सी यूनिट लिखी थी, ठीक है, तो आप बताएंगे गज ए बाबरी सड़क नापने में प्रयोग की जाती थी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वैसे हर चीज लिखनी नहीं चाहिए। तो गज ए बाबरी क्या थी, सड़क मापन थी। सड़क मापन के लिए इसने क्या करा, सड़क मापन, गज ए बाबरी, ठीक है। रुपया बता दिया मैंने आपको, और मुद्रा के बारे में बता दिया, मुद्रा के साथ साथ पद्धति बता दी, राजधानी बता दी, राजधानी के साथ कलंदर के बारे में बता दिया, युद्ध शिक्षाएं किससे ली, सड़क का मापन के बारे में बता दिया। ये पेपर में पूछेगा आपसे, बहुत ज्यादा पूछेगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया। अब देखिए एक बात और पूछेगा, ध्यान से समझिए। इसने ना जब तुजो की बाबरी के बारे में हमने चर्चा करी, अभी हमने देखा अभी, तो उसी समय में ना इसने अपनी उसमें आत्मकथा में ना एक वर्णन किया है दक्षिण भारत के राजा के बारे में। तो जो कि बाबरी में आपसे पूछेगा किसका वर्णन है, तो इसने वर्णन किया है, और इसी के जो समकालीन राजा थे, दक्षिण भारत के राजा थे, कृष्णदेव राय की भी इसने वहां पे चर्चा की है। तो कृष्णदेव राय के बारे में मैं लिख देता हूं, तो आपको कहानी के तौर पर मैंने बता दिया कृष्णदेव राय। तो आपसे ये पूछेगा कि दक्षिण भारत के कौन से राजा की चर्चा है तुजो के बाबरी में, या बाबर ने चर्चा की अपनी आत्मकथा में, तो आप तुरंत बता देंगे कृष्णदेव राय का है। और बाबर के ही समकालीन एक व्यक्ति और भी थे, सिखों के प्रथम गुरु, बाबर के समकालीन थे ये, ठीक है। 7वां हो गया, 8वां पॉइंट हो गया, बाबर के समकालीन कौन थे, सिखों के प्रथम गुरु, जिनका नाम था गुरु नानक देव, गुरु नानक देव जी, ये इनके समकालीन थे, ठीक है। ये इनके समकालीन थे, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, ये क्वेश्चन आया है पेपर में कि इन्होंने ना जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई है उसे अपना आंखों देखा वर्णन किया है। इन्होंने आंखों देखा मतलब जो है पूरा युद्ध इन्होंने देखा होगा उसे, और जब युद्ध देखा होगा तो गुरु ग्रंथ साहिब जब लिखा गया होगा तो उसके चौथे भजन में गुरु नानक देव जी ने इस अत्याचार पर भी बोला है। आपसे ये पूछा जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है बाबर के वो या किस मुगल सम्राट के जो है अत्याचार का वर्णन हुआ है, या कौन से वाले का हुआ है, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई का वर्णन हुआ है। एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। अब मैंने इसके बाद मकबरे बताए, एक बात और लास्ट रह गई, वो बाबर के बारे में पढ़ ली हमें। हमने देखे मकबरे जो भारत से बाहर हैं, मकबरे जो भारत से बाहर हैं, तो बाहर एक तो हमने इसी का बता दिया, इसकी मृत्यु हुई बाबर की, ठीक है। बाबर का कहां पर है, काबुल में है। आप एक बात ये ध्यान रखेंगे, बाबर हो गया। इसके बाद अगर दूसरा बात करें तो दूसरा आएगा जहांगीर। तो जहांगीर का पूछे तो पहले तो भारत में लगा करता था, मगर अब तो लाहौर पाकिस्तान में हो गया, अब जो लाहौर में है। और इसके बाद मैंने अभी आपको बताया बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर का कहां पर है, रंगून में है, जिसे म्यांमार करके भी बोलते हैं। तो आप इस तरीके से ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूं कि बाबर के बारे में या बाबर के कार्यों के बारे में आपने अगर आज वाला वीडियो भी देख लिया होगा, किसी ने भी आज वाला भी वीडियो देखेगा तो उसे पूरा क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे युद्ध क्या रहा। और डिटेल में अगर पढ़ना है इसी के बाबर के बारे में तो कल बहुत अच्छे से इसे समझाने की कोशिश करी, उसे देख सकते हैं आप। कल हम जो चर्चा करेंगे बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के 4 बेटे थे, और उन 4 बेटों में किस तरीके से जो है प्रॉपर्टी बटी होगी, और बटने के बाद अब आएगा हुमायूं, और हुमायूं ने किस प्रकार जो है बार बार किसी न किसी तरीके से दिल्ली पे आया होगा, कभी कहीं और भागना पड़ता होगा उसे शेरशाह सूरी के कारण और अन्य राजाओं के कारण। ये बात हम कल के वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।